तमाम पुरुष महिलाएं वहां हाथी चढ़ा रहे थे और यह परंपरा कपिलवस्तु में, नेपाल के कपिलवस्तु में आज भी जीवित है। वो परंपरा मरी नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हाथी जो है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अब किस रूप में है, क्यों है, यहां मैं इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं। मैंने बताया कि छठ बौद्ध पर्व है। दरअसल जो लोकमानस की जो परंपरा होती है उसमें बहुत सारी निशानियां ऐसी होती हैं जिसको पकड़ने पर उसका प्राचीन स्वरूप कुछ उभरता है। इतिहास रेत पर कुछ निशान बचे रहते हैं। छठ पर्व में हम लोग क्या देखते हैं, एक परंपरा यह भी है, हाथी चढ़ाने की परंपरा है। तो पिछले साल मैं कपिलवस्तु गया था, तो कपिलवस्तु की जो खुदाई हुई है और वहाँ जो राजा सुधोधन का महल है उसकी मैंने यात्रा की थी। और उस यात्रा के क्रम में देखे कि कपिलवस्तु का जो राजप्रसाद है उसके एक छोर पर बहुत सारे मिट्टी के हाथी रखे हुए थे, बहुत सारे मिट्टी के हाथी। तो मैं वहां विजिट किया, वो राजप्रसाद के अंदर ही है। तो मैंने लोगों से पूछा कि इतने हाथी क्यों हैं मिट्टी के यहां। तो लोगों ने बताया कि सर यहां लोग अपनी मनौती पूरी हो जाने के बाद लोग हाथी चढ़ाते हैं। तमाम पुरुष महिलाएं वहां हाथी चढ़ा रहे थे और यह परंपरा कपिलवस्तु में, नेपाल के कपिलवस्तु में आज भी जीवित है। वो परंपरा मरी नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हाथी जो है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अब किस रूप में है, क्यों है, यहां मैं इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं। लेकिन परंपरा यही है कि हाथी जो है वह बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। और चूंकि यह घटना कपिलवस्तु के राजप्रसाद में घटित हो रही है, हाथी चढ़ाने की परंपरा, छठ पर्व में हम लोग देखते हैं कि छठ पर्व में भी लोग हाथी चढ़ाते हैं, मिट्टी का हाथी। अभी तो हाथी की मूर्ति की कीमत बढ़ी हुई है, छठ का मौसम चल रहा है। तो घर पर हाथी को सजाया जाता है, सजा कर करके, और यह माना जाता है कि हमारी जो मनौती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो मनौती का पर्व है, मनौती का व्रत है, इसको व्रत कहते हैं। बहुत पहले एक यूरोपीय यात्री आए थे 1812 ईस्वी में, तो उन्होंने छठ का वर्णन किया है। उनका नाम था फ्रांसिस बुकानन। 1812 ईस्वी में, समय नोट कर लीजिए, 1812 ईस्वी में इसी शाहाबाद क्षेत्र में, बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में वो आए थे और उन्होंने अपना सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। और उस सर्वेक्षण में हम कल ही पढ़ रहे थे, उन्होंने छठ का डिटेल वर्णन किया है, तिथि सहित, और उसका जो विधि विधान है उसका भी उसमें वर्णन है, लास्ट पेज में है। तो उसमें देखे कि छठ के लिए जो शब्द आया है 1812 ईस्वी में, वो है छठ का व्रत,
व्रत शब्द का अंग्रेजी में उन्होंने BHARAT लिख दिया है। तो भारत, छठ का भारत में पढ़ रहा था, लेकिन अर्थ तो मिल नहीं रहा था कि भाई छठ का भारत क्या है। तो भारत नहीं बल्कि व्रत है, व्रत। लेकिन उसका उन्होंने जो रिटेन लिखा है BHARAT, भारत, व्रत। व्रत में उपवास का होना जरूरी है। यह उपवास का पर्व है, केवल खाने पीने का यह पर्व नहीं है। तो 1812 ईस्वी में भी छठ को व्रत ही कहा जाता था। एक मैं बता रहा हूं कि 1837 की घटना। 1837 में एक महिला यात्री इंग्लैंड से पटना की यात्रा की थी, और संयोग से उस दिन छठ ही था। 4 नवंबर, दिन शनिवार, साल 1837। नाम था उनका फेनी ईडेन। फेनी ईडेन के जो भाई थे उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका नाम था जॉर्ज ईडेन। जॉर्ज ईडेन की सिस्टर थी फेनी ईडेन। तो 4 नवंबर 1837 को वो पटना आई थी। वो शाम में देखी कि भाई पटना के तमाम लोग गंगा नदी के किनारे इकट्ठे हुए हैं संध्या को, और हाथ में टोकरी लिए हुए हैं फलों से भरा हुआ। और सब फेनी ईडेन ने अपनी आंखों से सब देखा। उसमें उन्होंने एक मार्केबल बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग छठ व्रत करने के लिए इकट्ठे हुए थे उसमें से सारे लोग एक ही वस्त्र पहने हुए थे। जैसे चीवर होता है, चीवर, तो चीवर में नीचे ऊपर एक ही वस्त्र होता है। उसमें छठ व्रती में कोई भी धोती या पैजामा नहीं पहना था। उसके लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है अपनी डायरी में, वो डायरी नुमा है, चुदाह, CHUDDAH, चुदाह। चुदाह जो डेवलप हुआ उधर पश्चिम एशिया में, तो वो चादर शब्द से हुआ। चादर, चादर से ही चुदाह बना। और चादर क्या है? चीवर है। तो उन्होंने इस चीज को वाच किया कि छठ घाट पर तमाम लोग चुदाह पहने हैं, धोती नहीं, पजामा नहीं, लुंगी नहीं। फेनी ईडेन ने 1837 में यह बात लिखी है, और 1837 में ही सम्राट अशोक का शिलालेख भी पढ़ा गया था। इससे आपको साल याद करने में सुविधा होगी। फेनी ईडेन नेक्स्ट डे वो फिर देखती हैं घाट को, चूंकि अब सूर्योदय का अर्घ देना था। फिर जाती हैं देखने के लिए, देखती हैं पूरा आंखों देखा। छठ का वर्णन किया है फेनी ईडेन ने। और मैं ये कह रहा था कि घाट पर
हाथी चढ़ाने की परंपरा है सूर्य को। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से छठ की परंपरा को जोड़ती है। बहुत पहले चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने बलख की यात्रा की थी। बलख में वो देखते हैं कि एक बौद्ध विहार में एडिटर है ह्वेनसांग का, छठ व्रत हो रहा था, लेकिन छठ व्रत का स्वरूप वो अलग था। उसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन विद्वानों ने किया है वो 2 प्रकार से किया है। एक 6 फास्ट डेज माने 6 उपवास के दिन, और एक 6 होली डेज माने 6 पवित्र दिन। 2 प्रकार का उसका ट्रांसलेशन हुआ है अंग्रेजी में। तो वहां उस बौद्ध विहार में तथागत के दांत रखे हुए हैं और ह्वेनसांग ने अपनी आंखों से उसको देखा। बताया कि कलर इसका कुछ दांत का पीला पीला है, लिखा है। तो वो जिक्र करता है। यहां गया में आईसीएस थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की मैं 2 किताबों में देख रहा था। छठ का जिक्र है, छठ का उल्लेख है, और किस तिथि को यह व्रत मनाया जाता है इसका भी जिक्र है। पहली किताब उनकी है बिहार पीजेंट लाइफ। ये किताब 1885 में लिखी गई थी। बिहार पीजेंट लाइफ 1885 में। इसमें भी देखे कि तिथि सहित छठ का वर्णन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। और 1893 ईस्वी में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया नामक किताब लिखी है। उसमें भी छठ व्रत का वर्णन है, तिथि सहित वर्णन है। ग्रियर्सन को तो बड़ी गहरी समझ थी ना लोक परंपराओं को पकड़ने की। तो छठ का इतिहास है। छठ को अनेक विदेशी, अनेक यूरोपियन यात्रियों ने इसका वर्णन किया है। अब इस पर चूंकि काम नहीं हुआ है, काम किए जाने की जरूरत है। लेकिन हाथी की परंपरा तो है ही। मैं कह रहा हूं कि हमको याद है कि जिस घर में छठ व्रत होता था, उस घर में कुछ दिन पहले मैं देखता था कि धमचक चौखट के किनारे दोनों तरफ साटा जाता था। उसी से पता चलता था कि किस घर में छठ होना है। वो भी बुद्धिज्म की ही निशानियां थी। और छठ का प्रसाद अगरौटा, ठेकुआ जिसमें पीपल का पात और धमचक बना होता है। ये सब लोक परंपराएं हैं और ये सब साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि छठ कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। छठ घाट पर ही हाथी केवल नहीं चढ़ाया जाता है, लोग अपनी मुंडेर पर हाथी को रखते हैं। एक जमाना था, मुझे याद है, हमारे गांव में जितने खपरैल के घर होते थे, याद कीजिए, अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो याद कीजिए, गांव में जो खपरैल का घर होता था उसके मुंडेर पर अगर 4 माथ है तो चारों माथ पर हाथी रखा जाता था। 2 माथ है तो दोनों माथ पर हाथी रखा जाता था। पूरा गांव का गांव, पूरा, ये बहुत प्राचीन बात मैं नहीं कह रहा हूं,
ये सब तो मैं 60 साल के अंदर की बात कह रहा हूं कि मुड़ेर पर हाथी रखे जाते थे। पूरा गांव का गांव बौद्ध परंपरा को ढो रही थी। और विवाह में जो हाथी चढ़ाया जाता है वो उसी ट्रेडिशन का द्योतक है। इस पर आप रिसर्च कीजिए, तब आपको पता चलेगा। हाथी विवाह शादी में भी मिट्टी का चढ़ाया जाता है। ये सब परंपराएं हैं, बुद्धिस्ट परंपराएं हैं, जो समय के साथ साथ इसका स्वरूप बदल गया है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।